आपका बहुत बहुत स्वागत है शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे सर्वनाम एवं उसके भेद। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा एवं उसके भेद। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का मतलब जिनमें परिवर्तन किया जा सके और अविकारी जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो विकारी में कौन कौन से आते हैं? एक तो संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा तो आप पढ़ चुके हैं और आज आप पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम कैसा है? विकारी। ये याद रखिएगा आप लोग, कैसा है? विकारी है। अब देखिए सर्वनाम कैसा नाम है? सर्वनाम। आप लोगों ने और भी कुछ पढ़ा होगा ऐसे सर्वनाश। तो सर्व का मतलब क्या होता है? किन दो नामों से मिलकर ये बना हुआ है? देखिए, एक तो हो गया सर्व और दूसरा हो गया नाम। सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सबका। क्या होता है? सबका। और नाम का मतलब तो नाम होता ही है, मेरा नाम, आपका नाम। तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया? सबका नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि सबका नाम एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं बताई जा रही है, बल्कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम के अंतर्गत ऐसे शब्द हैं जो कि नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे और वो जो शब्द होंगे वो हर किसी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, है ना? तो अभी आगे परिभाषा देखिए आप लोग। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम। और किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक तो सर्व, दूसरा नाम। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर डालिए परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले संज्ञा पढ़ाया, उसके बाद में सर्वनाम रखा, क्योंकि जब तक आपको संज्ञा नहीं पता होगा तब तक आप सर्वनाम कैसे पढ़ेंगे? अब इसमें कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि संज्ञा जो होता है उसका अर्थ होता है किसी का नाम। अब किसी का नाम किसी भी चीज का नाम हो सकता है। एक तो इंसान का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, कोई भाव हो सकता है। ये सब क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वही जो संज्ञा में नाम आते हैं उन्हीं नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे उन्हीं को क्या कहेंगे? सर्वनाम। या फिर आप सीधी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि सब नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। देखिए, मैंने बोला जैसे कोई दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, आमतौर पर ऐसे ही आपने बोला वह लड़की नहीं बोली, बोली सुनीता पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की है। फिर उसके बाद बोला वह अच्छी लड़की है, वह पढ़ने में अच्छी लड़की है। तो वह किसे बोला आपने? सुनीता को बोला ना। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ने बोला सुनीता पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की है, आपने ऐसे देखते हुए बोला सुनीता पढ़ने में बहुत अच्छी है, वह पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ कि सुनीता के स्थान पर आपने क्या प्रयुक्त कर दिया? वह। तो वह क्या हो गया? नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया। सुनीता क्या था? एक संज्ञा था, संज्ञा के स्थान पर आपने क्या किया? वह का प्रयोग कर दिया। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। छोटे पे क्या था कि आप लोग ऐसे लिखते थे
ऐसे निबंध है ना, तो क्या लिखते हैं, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ऐसे लिखते थे ना। तो वही फिर से पढ़ लीजिए, गाय हमारी माता है, उसके आगे देखिए गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, गाय के दूध से, गाय के दूध से मक्खन बनता है। क्या बनता है, मक्खन बनता है, या फिर लिख लीजिए मक्खन बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपने क्या लिख दिया। आप देखिए मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर। जो ये सर्वनाम शब्द होते हैं ये शोभा बढ़ाने का भी काम करते हैं, मतलब किसी भी वाक्य की सुंदरता बढ़ाने का भी काम करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा गाय हमारी माता है, ये तो आप सबको पता है, गाय पूछनी होती है, उसको हम अपनी माता मानते हैं, माता के समान, ठीक है। गाय हमारी माता है, फिर लिखा गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के दूध से मक्खन बनाया जाता है। अब हर जगह ये 50 बार गाय 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 लिखा हुआ है, अच्छा तो लग नहीं रहा है, तो इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे। देखिए गाय हमारी माता है, सबसे पहले तो गाय लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक लिखा नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर गाय थी और उसके स्थान पर हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं। अब क्या हम बोलेंगे गाय के स्थान पर, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, वह दूध देती है, वह दूध देती है, और उसके दूध से, उस तो ये लिख दिया, ठीक है, और के ये लिखा, उसके दूध से मक्खन बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि गाय के स्थान पर उसके का प्रयोग हुआ, फिर देखिए वह का प्रयोग हुआ, फिर उसका प्रयोग हुआ, तो ये सब क्या है, यही सर्वनाम है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि गाय, तो ये क्या हो जाता है, ये तो क्या होती संज्ञा, और ये कैसी संज्ञा है, जातिवाचक, कैसी है, जातिवाचक, ठीक है। और गाय के स्थान पर मैंने क्या किया, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया, और वो शब्द कैसा है, सर्वनाम है। यही बात आपको समझनी है कि संज्ञा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सर्वनाम में अंतर पता चलेगा, ठीक है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कौन से शब्द हो सकते हैं, मैं, तुम, यह, वह, आप आदि, और भी शब्द हैं जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से समझना है कि एक जगह गाय लिखा, आगे पता चला कि गाय के ही लिए उसके, वह और उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये इतनी बात हो गई आपकी, इसको समझिएगा जरूर और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आगे देखिए कि जो सर्वनाम होते हैं ये कितने, मतलब मूल सर्वनाम जो है वो हिंदी में कितने होते हैं, तो यहाँ पर लिखिए मूल सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। ये मैंने आपको क्यों बताया, हर चीज बताने का एक मतलब होता है कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मैं क्यों लिखवा रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी डायरेक्ट संख्या पूछ ली जाती है कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 11 है। अब ये जो मूल सर्वनाम 11 है वो कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। तो लिखिए यहाँ पर, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ,
बाय 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गए आपके ये मूल सर्वनामों की संख्या। कौन कौन से हैं? तो मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये कैसे है? ये मूल सर्वनाम है, ठीक है। इन्हीं से मिलकर बनेंगे बाकी के जो आपके सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये मूल सर्वनाम है, ठीक है। आगे देखिए कि सर्वनाम के भेद। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? सर्वनाम एवं उसके भेद। अब सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज पहले देख लीजिए, ये कैसे प्रयोग होंगे। मैं लखनऊ जा रहा हूं, मैं लखनऊ जा रहा हूं। ठीक, ये उदाहरण है आपके, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी आसानी से बातें उदाहरण से समझ में आती हैं इतनी जल्दी परिभाषा से समझ में नहीं आती हैं। तो देखिए मैंने लिखा मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम भी तो लिख सकती थी, है ना, या फिर लिख सकती थी कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर किसी का नाम भी लिख के बता सकती थी कि सुमित लखनऊ जा रहा है ना, कह सकती थी कि सुमित लखनऊ जा रहा था। तो वहां पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, वहां पर सुमित क्या होता? संज्ञा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा मैं, तो मैं क्या हो गया? नाम के स्थान पर ये प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए सर्वनाम है। मैंने लिख दिया तू कहाँ है, तू कहाँ है, ठीक है। तो ये तू बोला तो मैंने किसी पर्सन के लिए ना कि तू कहाँ, बस नाम नहीं लिया, नाम ना लेकर उसके स्थान पर क्या किया? तू का प्रयोग कर दिया। तू कहाँ है? अभी आया नहीं, लेट हो गया, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कि तू जो है वो सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार आगे भी जो शब्द लिखे उसके मैं अभी आपको उदाहरण बताऊंगी। पहले आप देखिए सर्वनाम के भेद, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अब लिखिए यहाँ पर सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट संख्या पूछी जाती है कि सर्वनाम के भेद हैं कितने हैं। सर्वनाम के जो मूल सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? 2 3 संख्या डाल लीजिए ऐसे ही और नोट्स बनाते चलिएगा। लिखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक के बाद है निजवाचक सर्वनाम। और इस प्रकार से ये आपके 6 भेद हो गए। अब देखिए हिंदी में जो शब्द होते हैं वो उनको पढ़ने से ही उनका पूरा अर्थ पता चल जाता है। थोड़ा बहुत नहीं पता है तो पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा अर्थ है वो शब्द पढ़ के ही हमको पता चल जाता है।
उसका ज्ञान हो जाता है, हमें बोध हो जाता है कि ये जो शब्द है ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का यहाँ मतलब केवल पुरुष से नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ पर किसी प्राणी से है, मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसका बोध होता हो यहाँ पर, ठीक है। निश्चयवाचक, जिसमें कोई चीज निश्चय मतलब है ऐसा, ठीक है। अनिश्चय मतलब कोई निश्चय नहीं उसका है। उसके बाद प्रश्नवाचक, ये तो आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, जिसमें कोई प्रश्न टाइप का शब्द नहीं वाक्य हो। फिर संबंधवाचक है, उसके बाद है निजवाचक, मतलब निज का मतलब होता है अपना, ठीक है, जहां पर कुछ अपने का बोध हो रहा है कुछ करने का, तो वहां पर क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और इसके बाद आप लोग डाल लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको मैं रख कर देती हूँ। नंबर 1 हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसको मैं रख कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो इसकी सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले आप ये समझिए, अभी मैंने आपको बताया था जब मैं बता रही थी सर्वनाम के भेद, तब मैंने आपको बताया था कि हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ते समय ही अपना अर्थ बता देते हैं, ठीक है, कि ये शब्द जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो यहाँ पर लिखा है पुरुषवाचक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस समझना है कि पुरुष का मतलब यहाँ पर केवल पुरुष से नहीं है, बल्कि पुरुष का अर्थ यहाँ पर एक प्राणी से समझ सकते हैं, प्राणी से या मनुष्य, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी दोनों आ सकते हैं, स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है जिस सर्वनाम का प्रयोग, उसे क्या कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, जैसे क्या हो जाएगा मैं, तू, आप, यह, वह आदि, यह वह आदि, ठीक है। ये जो है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वाक्य प्रयोग देख लीजिए। अभी मैंने एक बताया भी था आपको कि मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, तो मैं किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, किसी इंसान के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि, या आप ऐसे कह सकते हैं, या वहां पर कोई पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग भी, लेकिन कुल मिलाकर वहां पर कोई इंसान है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो कह रहा है कि मैं कल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तू अपना काम कर, तू, मैंने क्या लिखा, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर। तो ये मैं किससे बोल रही हूँ तू अपना काम कर, तू के पीछे कोई इंसान होगा, उसी से तो मैं कह रही हूँ तू अपना काम कर, तू पढ़ाई कर, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा आप पढ़ाई करिए, ठीक है, तो वो क्या हुआ आपके अंतर्गत आ जाएगा। मैंने बोला तू पढ़ाई कर, है ना, तो वो उसके पीछे भी तो कोई
कोई इंसान है ना, उसी से तो मैं ये बोल रही हूँ कि तू पढ़ाई कर या आप पढ़ाई कर, आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो वो क्या सर्वनाम ही तो है, तो क्या होगा, तू अपना काम कर, ये किसी इंसान के लिए है। इसी प्रकार लिखा है आप पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। या आप लंदन जाइए, आप लंदन जाइए, ठीक है। तो ये आप, मैं किसी इंसान से बोल रही हूँ, आप लंदन जाइए, आप पढ़ाई करिए, आप मेहनत करिए, है ना, आप पढ़ाई पर मेहनत करिए। तो ये मैं किससे बोल रही हूँ, किसी इंसान के लिए मैं आप, तू और मैं का यूज कर रही हूँ, है ना। इसी प्रकार यह का भी कर सकती हूँ, यह कौन है, वह कौन है, यह कौन है, कोई खड़ा है तो मुझे नहीं पता है ये कौन है, तो मैं किसी से पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ यह कौन है ना, वह कौन जा रहा है। तो ये सब किसके लिए प्रयुक्त होंगे, पुरुषवाचक के लिए। जहां पर आपको पढ़ के लग रहा है कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक, ठीक है। तो ये जो वाक्य लिखे हैं इनको मैं रफ कर देती हूँ और आगे देखिए, पुरुषवाचक में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, कितने होंगे, 3 3 3 3। सिर्फ सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। मूल सर्वनाम कितने, 11। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने, 3, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो होगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये उत्तम और मध्यम के बाद क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए यहाँ पर पुरुष एक नाम समझ लीजिए कि जो इस हेडिंग का नाम है वो तो है ही पुरुषवाचक, लेकिन जो पुरुषवाचक है उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि प्राणी या मनुष्य, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इसके भी जो भेद है सब में क्या लग रहा है, पुरुष पुरुष, ठीक है। अब देखिए ये उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है, और इनके अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष का अर्थ यहाँ पर होता है जो बोल रहा हो, मतलब जो कुछ कह रहा हो, ठीक है। और मध्यम पुरुष का यहाँ पर अर्थ होता है जो सुन रहा हो, मतलब सुनने वाला, ठीक है। एक तो वक्ता मतलब बोलने वाला, ये उत्तम पुरुष जो है वो कैसा होगा, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है। और ये जो मध्यम पुरुष होगा ये कैसा होगा, श्रोता मतलब सुनने वाला। और अन्य पुरुष तो है, अन्य है ही, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला, इन्होंने सुना, लेकिन बात तो किसी के बारे में ही हो रही है ना। तो वो किसके बारे में हो रही है, अन्य के बारे में, ठीक है। तो जिसके बारे में बात होती है वो हो जाता है अन्य पुरुष। अब मैंने यहाँ पर आपको 5 सर्वनाम लिखवाए थे अभी, मैं, तू, आप, यह, वह, 5 है, हाँ है 5। तो ये यही 5 है पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब इनको हम यहाँ पर कैसे बांटेंगे पांचों को, यहाँ पर मैंने लिखा मैं, तू, आप, यह, वह, आप, यह, वह, ये हो गए 5 सर्वनाम। लेकिन ये जो 5 सर्वनाम है हम इनको, इन जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं इनमें किस प्रकार से रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर वक्ता मतलब बोलने वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैं कह रही हूं, ऐसा है ना। तो मैं कह रही हूं, तो कौन, मैं बोल रही हूं ना, इसीलिए मैं मतलब मेरे लिए, जो बोल रहा है उसके लिए मैं खुद प्रयोग कर रहा है। आप बोल रहे हैं तो आपने क्या बोला, मैं अच्छा लड़का हूं, मैं ये कह रहा हूं, मुझे वहां जाना है, सॉरी मुझे नहीं, यहाँ पर मैं का प्रयोग है, ठीक है। तो मैं जो है वो मैं खुद है कि मतलब जो बोल रहा है वक्ता है,
उसके बाद बात आती है मध्यम पुरुष की, तो मध्यम में तू हो जाएगा, आप हो जाएगा, ठीक है। और तू की जगह कभी कभी तुम भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर तू और तुम दोनों, तू, आप और तुम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए मध्यम पुरुष के। बचे कौन दो? यह और वह, यह और वह, ठीक है। यह और वह वो जो है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ, वाक्य लिखती हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ पर मैं लिखती हूँ, हाँ, मैंने तुमको बताया था कि वह नहीं आएगा, कि वह नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने तुमको बताया था कि वह नहीं आएगा। तो अब देखिए इसमें ये जो मैंने है ना, ये वही मैं है, मैं से ही ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये क्या है? ये मूल है, ये मूल सर्वनाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। लेकिन इनके अलावा इनसे मिलते जुलते जैसे तू, तुमने, तुमको, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और मैं, मैंने, मुझे, मुझको, ये सब किससे बने? मैं से बने हैं ना। तो ये क्या होगा? मैंने जो है ये कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया था जो बोलता है, ठीक है, जो बोल रहा। तो इसने बोला, कहा मैंने बताया था, किसको? तुमको, मतलब जो सुन रहा है उससे कहा कि मैंने बताया था तुमको। तो मैंने क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तम पुरुष। और किसको बताया था? जो आगे मेरे बैठे सुन रहा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो किसको बताया? तुमको, मैंने तुमको बताया था। तो ये जो तुमको शब्द है ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। उसके बाद लिखा है मैंने तुमको बताया था कि वह नहीं आएगा, वह। अब वह क्या हो गया? वह नहीं आएगा, मतलब ये दो पर्सन हैं, ये दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैंने तुमको बताया था कि वह नहीं आएगा, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही कि वह नहीं आएगा। तो ये जो वह है ये हो जाएगा क्या? अन्य पुरुष, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ, देखिए ये थोड़ा सा लंबा था तो इसलिए मैंने इस पार्ट में इसको पढ़ा दिया है, और आगे के भी ये सर्वनाम मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगी, तो क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं जो बाकी के सर्वनाम बचे हुए हैं वो अगले पार्ट में पढ़ा दूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।